बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब। और आइए अब बात करते हैं, जरा 4-5 खबरें जल्दी जल्दी बात करेंगे, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मैं आपको बताऊं कि कतर के शेख को मिलने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट क्यों गए, वो तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। उससे पहले राहुल गांधी की खबर छूट गई थी जल्दी से। उसके बाद दिल्ली में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए और नए इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए। अब इसकी व्यवस्था अब यह है कि प्रधानमंत्री, उस एक कमेटी बनती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक व्यक्ति को, एक अपने मंत्री को नॉमिनेट करेंगे, कोई मंत्री हो सकता है, कैबिनेट मंत्री, और एक एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो राहुल गांधी हैं। तो मंत्री के तौर पर इसमें थे अमित शाह जी। तो मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी के बीच मुलाकात हुई। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो कुछ नाम भेजती है, 4-5 नाम, उनमें से चुनना होता है आपको अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा वो। तो इन नामों में से ही ये चयन हुआ है और ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं देश के। और इनके अलावा जो आपके चुनाव आयुक्त हैं, नए चुनाव आयुक्त, उनका भी जो है चयन किया गया है। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में शपथ ग्रहण का वक्त बदल गया है। अब सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। 20 तारीख को दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण पहले शाम को 4:30 बजे होना था, अब ये दोपहर में, अब ये सुबह कर दिया गया है। और कल दोपहर 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पहले ये बैठक भी कल शाम को होनी थी, लेकिन इसको भी अब दोपहर बाद कर दिया गया 3:30 बजे। और परसों जो है शपथ ग्रहण का समय पहले शाम को 4:30 बजे था, उसको अब दिन में कर दिया गया है। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। तो ये अपडेट आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर के। रामलीला मैदान में होना तय है, सुबह परसों 11 बजे होगा और कल विधायक दल की बैठक 3:30 बजे। तो चलिए साहब, आप कम से कम, हमारे पास टाइम शेड्यूल तो आ गया, अब नाम भी कल पता चली जाएगा। 3:30 बजे बैठक है, तो मुझे लगता है आधे पौने घंटे के अंदर आपके सामने वो नाम होगा। तो कल शाम हम चर्चा ये कर रहे होंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इनको बना दिया गया और परसों उनकी शपथ ग्रहण की चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। अब जो मैं राहुल गांधी की बात आपसे कर रहा था, राहुल गांधी ने इस बैठक में अपना डिसेंट नोट दे दिया कि हमको ये जो आपने नाम दिए इनमें से कोई पसंद नहीं है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई परसों ही, शायद 19 तारीख को होनी थी कल, कि जो सरकार पिछली बार बिल लाई कि पहले ये नियम बन गया था कि जो चीफ जस्टिस होंगे वो इस कमेटी में होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, लेकिन इसको मोदी सरकार ने बदल दिया, बाकायदा एक बिल लाया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं लेता तब तक के लिए आप ये बैठक टाल दीजिए। लेकिन ये बैठक उन्होंने करवाई और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पे यही है कि हमारा इस पर एतराज है, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो गई। जी, राहुल गांधी का अपना सामना मोदी जी और अमित शाह जी से हुआ होगा? नहीं, तो बस नमस्ते नमस्ते ही हुई होगी। नमस्ते नमस्ते तो हुई होगी, इतनी औपचारिकता तो होती है, इतना तो करना ही चाहिए। इतनी अब ये अलग बात है, जितने कड़वे हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ इसी में अगर थोड़ा सा किसी ने तंज वाली मुस्कुराहट मार दी तो थोड़ा मामला और बिगड़ जाता होगा। मन मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, हाथ मिलाते रहिए। लेकिन एक बात तो जरूर गंभीरता से करनी चाहिए, देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कभी इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को भरोसे में लेकर हुई ही नहीं। हमेशा वो नियुक्ति सरकार तय कर देती थी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी तक। राजीव गांधी ने उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा राइट टाइम पर एक्सरसाइज करने के लिए एक और चुनाव आयुक्त डाल दिया था। फिर नरसिम्हा राव आए, फिर उन्होंने एक कर दिया, और बाद में जब आया तो उसके बाद फिर उसमें एक और चुनाव आयुक्त जुड़ा। लेकिन सवाल यह है कि अब तो 3-3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ये चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया है। अब इसमें अड़ंगा लगाना ये तो ठीक नहीं, और मेरा ये भी ठीक नहीं मानना है कि हर संस्था के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लाने से कैसे ठीक हो जाएगा। अगर आप व्यवस्था पर और संस्था पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कैसे? कांग्रेस ये कह रही ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। नहीं, कतई नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक व्यवस्था तय करे सरकार, व्यवस्था बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। बनाई थी व्यवस्था, बनाई थी, और उसके बाद कहा था सरकार चाहे तो कानून बना ले। इसको समझ लीजिए, उन्होंने कहा चूंकि कोई कानून नहीं है, सदन ने नहीं बनाया है, तो हम ये व्यवस्था दे रहे हैं। वो टेम्परेरी अरेंजमेंट, कांग्रेस ये कह रही है, परमानेंट अरेंजमेंट अभी वाला। कांग्रेस कह रही है कि इस पर सुनवाई चल रही ना सुप्रीम कोर्ट में, आप जो बिल लाए हो उसको चैलेंज किया गया है, तो इसकी सुनवाई पूरी हो जाती है, कुछ दिनों के लिए टाल देते इसको, इस बैठक। अच्छा, ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट को अर्जेंसी नहीं लग रही, को जल्दी से सुन के खत्म कर लेते, कल ही है, तो अरे 19 तारीख को बैठक, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो सरकार का तो दायित्व है उससे पहले मुख्य चुनाव आयोग चुने। इसमें कौन सी गलत बात? अभी खाली छोड़ दें तो आलोचना होगी कि देखिए खाली छोड़ दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ये तो दिखावे की कमेटी है ना, 2 लोग तो आप 3 लोग हैं, उसमें 2 लोग रहेंगे ही भाई। राहुल को रखा ही कम थोड़ी नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं होता, रखा ही कम नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं होता था। विनोद जी तो है, एक उदाहरण बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को रख के कोई रखा गया हो। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साइन से पास तो होता सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। ये चुनाव आयुक्त जो है हमेशा सरकार नियुक्त करती रही है,
नेहरू जी से अपॉइंटी होता था सीधा। अपॉइंटी होता था सीधा। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया और PIL हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, जैसे CBI डायरेक्टर, रॉ चीफ, ये CBI डायरेक्टर के मामले में और CVC में, इसमें जो कमेटी है उसमें नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर, 3 की कमेटी है, CVC में भी और CBI डायरेक्टर में भी, और उसी में होता है। अभी और इसमें भी- उपराष्ट्रपति ने उस पर भी सवाल उठा दिया नहीं, अब कि देखिए, सीबीआई डायरेक्टर क्यों मैं चुनेंगे उदाहरण भाई? दे रहा हूँ। CVC में थॉमस साहब को किया था सरकार ने, सुषमा स्वराज लीडर अपोजिशन थी, उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया था और जो आरोप लगाया था वो बाद में गलत साबित हुआ। अब देखिए, वैसे राजीव कुमार जी जो आउटगोइंग CEC हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी कितना कुछ बोल चुकी है, आम आदमी पार्टी कितना कुछ बोल चुकी है कि इनको तो अभी इनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, इसलिए ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। तब बहुत सारे आरोप उन पर लगाए हुए। अब ज्ञानेश कुमार जी नए बनाए गए हैं CEC और इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी जी बनाए गए, मैं नाम भूल रहा था। ज्ञानेश जी का एक जो है इस सरकार के साथ बहुत नजदीक से काम करने का अनुभव रहा है। इनफैक्ट कश्मीर में 370 धारा खत्म करना हो, 3 तलाक को लेकर कानून बनाना हो, या राम मंदिर का जब मुकदमा चल रहा था, तीनों के साथ बड़े नजदीकी से जुड़े रहे ज्ञानेश कुमार जी। गृह मंत्री अमित शाह जी के करीबी ये माने जाते हैं और सहकारिता मंत्रालय जो अमित शाह जी जिसके मंत्री हैं उसके सचिव हुआ करते थे, वहीं से ये रिटायर भी हुए हैं। इसके अलावा केंद्र में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने और उसको 2 राज्यों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने वालों में एक ये थे। 3 तलाक के बिल का मसौदा तैयार करने वालों में भी ये शामिल थे। इसके अलावा जब ये गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे, तब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चलती थी, उस दौरान संबंधित दस्तावेजों को संभालने की जिम्मेदारी भी ज्ञानेश कुमार जी की थी। अब इनका तो 370 से, ट्रिपल तलाक से, राम मंदिर से सबसे जुड़ाव रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव आयुक्त बनेगा या कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार में बड़े पद पे रहा हुआ व्यक्ति ही बनेगा। ऐसा तो नहीं कि बाहर से आसमान से टपक के सबसे आ सीनियर जाएगा। थे इसलिए बने भाई सीनियर रहे होगा, तमाम तरह की जिम्मेदारी निभाई होंगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो होगा पूरा करियर, उंगली उठाने के लिए बता रहा था मैं, विपक्ष के पास बहुत कुछ है इन पर। ना विपक्ष तो कहता रहेगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड पूरा क्लीन होगा, सब सारी जांच होती है, उसके बाद इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई व्यक्ति पहुंचता है और जो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा है, तो तमाम क्राइटेरिया देखे गए होंगे। मुझे लग रहा है सिर्फ ये आरोप लगा देना कि भाई सरकार के करीबी होंगे, अमित शाह जी के मंत्रालय के सचिव रहे, इसलिए सरकार ने उनको बना दिया, मुझे लगता है ठीक नहीं है। जितने भी चुनाव आयुक्त बनते हैं देश के अंदर, वो किसी ना किसी प्रशासनिक पद पर रहते हैं, किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहते हैं। इस आधार पर इसके पहले जो चीज बने हुए थे चीफ इलेक्शन, वो तो चीफ सेक्रेटरी गुजरात थे, मोदी जी के टाइम में बने थे, जो वो भी CEC बन के रिटायर हुए। तो ये कोई सही कह रहे हैं समीर जी, कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट किसी न किसी सरकार किसी ना किसी काम में, बड़े काम में लगा ही होगा कभी ना कभी। बिल्कुल। और सर, दूसरी बड़ी खबर की बात करता हूं आपके साथ में। अब कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी ये कल भारत यात्रा पर आए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। आप वैसे भी अगर आप जरा दुनिया की खबरों पर कभी आप नजर डालिएगा ना, तो आपको कतर एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह पर मिलेगा हमेशा। अमेरिका कोई मसला हो तो कतर, या अफगानिस्तान का तालिबान का मसला हो तो कतर। तो कतर एक बहुत ऐसी जगह बैठा है दुनिया की डिप्लोमेसी में जहां उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और मोदी जी के ये अच्छे दोस्त हैं। अब आपको याद हो, अभी हमारे 8-9 सैनिकों को मृत्युदंड की सजा हो गई थी कतर में। कहा यह जाता है, और वो बड़ा ऐसा मामला था, सबसे बात करने के बाद जो खबरें आ रही थी कि भाई ये तो काम हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को बचाया जा सके। ना सिर्फ उनका मृत्यु दंड जो है वो हटा, वो सब बरी करके उनको भारत वापस लाया गया। आरोप बड़ा गंभीर था उन पर, बड़े जासूसी का आरोप, वो भी इजराइल के लिए जासूसी का आरोप। अरब मुल्क में इजराइल के लिए जासूसी का आरोप, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता कोई। इन सबको छुड़ाकर मोदी जी लाया। कहा जाता है कि इनकी फोन पर एक अच्छी बातचीत हुई थी इनसे, उसके बाद ये शेख साहब ने मोदी जी गए भी थे कतर की यात्रा, ऑफिशियल यात्रा पर। तो अब ये जब आए हैं सर, आपने तस्वीरें देखी, किससे गर्मजोशी से मिले, और मोदी खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पर इनको गए, और वहां दिख रहा था कि जो वार्मथ है दोनों तरफ से है। देखिए, मैं मुस्लिम देशों का अजब रिश्ता है मोदी के साथ। मैं जो खाड़ी के देश, जो मुस्लिम देश हैं, उनके प्रति जो नीति है भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी को मैं उसके लिए मतलब बहुत साधुवाद देता हूं, और मैं 10 में 10 नंबर देता हूं जिस तरह उन्होंने 10 में 10। हाँ, जिस तरह उन्होंने, देखिए इंदिरा गांधी के बाद गल्फ कंट्रीज को लगभग हम लोगों ने टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया था कि भाई वो तो हैं हमारे साथ, जाएंगे कहाँ। तो चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे नरसिम्हा राव रहे हों, अटल जी हों, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, वो उन्होंने गल्फ को मान लिया। 40-50 लाख लोग काम करते हैं। हाँ, कि तो हमारे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो तमाम प्रधानमंत्रियों की यात्राएं भी नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तमाम सारी आशंकाएं थी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, खासकर मुस्लिम देशों में
जिस तरह के विवाद थे जब वो, उसके बाद जिस तरह उन्होंने रिश्ते सुधारे हैं, चाहे वो अरब, सऊदी अरब हो, आपका जॉर्डन हो, ओमान हो, UAE हो, कतर हो, तो जितने, इवन अफगानिस्तान, तो जो भी देश है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी इस्लामिक कंट्री, और पाकिस्तान में भी कोशिश की उन्होंने, जब वो बिना तय कार्यक्रम के लाहौर गए नवाज शरीफ के टाइम में। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट इस पर आई है कि ये जो भारत के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, बड़े करीने से ये सारे जो पाकिस्तान के लिए थोड़ी दिल में जो है वो रखते थे नरमी, उन सारे अरब मुल्कों को उन्होंने एक साइड पे कर दिया। मैं आपको अभी कोई पाकिस्तान की बात नहीं करते। मैंने इसीलिए मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी के नाम उन्होंने क्यों लिया और मोदी जी का नाम इसलिए। 1971 में जब बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान तोड़ा, तो सारे ओआईसी की कंट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया कि भारत का बायकॉट किया जाए क्योंकि इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र तोड़ा है। इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अपना इन्वॉय बनाया कि आप हमारे लिए वहाँ वकालत करिए और भारत को जो है का साथ दीजिए। यासर अराफात ने जो वकालत की, तो उसमें सिर्फ 3 देशों को छोड़कर सबने भारत का साथ दिया। एक टर्की, तो जो अब तुर्की हो गया, एक पाकिस्तान खुद, और एक लीबिया। अभी कश्मीर के मसले में सब चुप और अब वही स्थिति मोदी जी के टाइम में भी है कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो चाहे वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो, वो भारत के स्टैंड के साथ हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ हैं, और पाकिस्तान के सवाल पर भी भारत के साथ हैं। सर एक बड़ी उपलब्धि है भारत। सर एक बंगाल की खबर मैं आपसे कह रहा था, कल अमित मालवीय जो कि सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक पोस्ट किया, वो उसमें खुलकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी को बीजेपी के नाम से घबराहट होने लग गई है कि उनको अब लगता है कि अब अगला नंबर मेरा। 2011 में मुख्यमंत्री बन गई थी, 10 दिन अभी वहां रहकर के आए हैं संघ प्रमुख, कल हमने आपको उनकी बात भी सुनवाई थी। अच्छा, उसका कुछ डेटा दे रहे हैं, वो डेटा इंटरेस्टिंग है, बात करने लायक है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी, उनको 154 सीटें आई थी। आप जानते हैं उससे पिछले चुनाव में उनको कितनी सीटें आई थी? 30। एक चुनाव में उन्होंने 30 से 154 कर ली अपनी सीटें और वोट शेयर लगभग 40% कर लिया। तो उन्होंने कहा ये काम भाजपा क्यों नहीं कर सकती? हम 3 सीट से 77 सीट पर पहुंच गए, 38.5% पर अभी हमारा वोट शेयर खड़ा है। तो जो ममता बनर्जी खुद कर चुकी हैं, हम वो इस इलेक्शन में क्यों नहीं कर सकते? और उनको मालूम है कि ये होने जा रहा है, इसलिए वो डर रही हैं। और फिर उन्होंने आगे इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि ये सब कुछ जो ममता बनर्जी के लिए कैप्टिव 30% का मुस्लिम वोट की उनकी गिनती यहां से शुरू होती है, उसको फैक्टर इन करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद हमारा लगभग 40% वोट शेयर है, तो ये 45 या उससे ऊपर क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, और बहुत कमाल का काम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में सिर्फ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ममता के साथ वो मुस्लिम मतदाता समूह भी था जो अचानक शिफ्ट हो गया, लेकिन 30% के आसपास का जो मुस्लिम मतदाता समूह भाजपा के साथ नहीं जा सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से लेकर संभल से लेकर ऐसी सारी सीटें जीती थी जहां कहा जाता था कि 40% के आसपास वो मुस्लिम मतदाता है, और अभी तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कुनरकी भी जीत लिया। तो ऐसा नहीं कि भाजपा वो चमत्कार नहीं कर सकती। अभी हम दिल्ली में मुस्तफाबाद हमने देखा, मोहन सिंह बिष्ट ने जीत लिया। तो भाजपा को वो रणनीति बनानी है। और देखिए एक चीज तो है, ममता परेशान तो बुरी तरह से है। सरस्वती पूजा पंडालों पर टीएमसी नेता हमले कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया शुभेंदु अधिकारी ने। स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, प्रस्ताव पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको इजाजत नहीं दी और शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल और 2 और विधायकों को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया। हाँ। 8 महीने कुल अभी तक सदन से बाहर किया जा चुका है शुभेंदु अधिकारी को। तो ममता को डर भी लगता होगा और बुरा भी लगता होगा, खींच होती होगी, क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरह से शुभेंदु ने ममता को हराया है वो उनके लिए चिंता की बात। लेकिन एक फर्क है, देखिए दिल्ली से कंपैरिजन बंगाल का हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलाया पूरे चुनाव में, लोकल गवर्नेंस पर, लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ा है। तो बंगाल में लेकिन क्या फैक्टर अप रहेगा? हिंदुत्व जैसा भी बात कर रहे थे, या वहां की गवर्नेंस? 2-3 चीज़ें बहुत बंगाल में इस बार फैक्टर होने वाली है। सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो रहेगी ममता सरकार की, लगातार सत्ता में रही ममता बनर्जी, उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और दूसरा, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बड़े स्तर पर करेगी। जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी कि दिल्ली के नेताओं को भेज दिया था और लोकल बनाम जो बाहरी मुद्दा कर दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकल बेस्ड चुनाव लड़ेगी, संगठन चुनाव लड़ेगा, संघ जमीन स्तर पर काम करेगा, स्थानीय नेता इन्वॉल्व आप मानने के लिए तैयार हैं इस बार केजरीवाल को हटाया, ममता बनर्जी के साथ वो हो सकता है? निश्चित रूप से। फर्क कितना? 7% का वोट बैंक का फर्क है। 10%। और 45% लोकसभा की बात कर रहा हूं, 2024 का। अगर लोकसभा नहीं, विधानसभा में 10% वोट का फर्क है।
कोई बड़ी बात नहीं है 10% का वोट बैंक दिल्ली में ज्यादा था, मैं तो कह रहा हूं 10% का वोट बैंक। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में वोट शेयर में अंतर और ज्यादा था दिल्ली में। बिल्कुल, जबकि अरविंद केजरीवाल की छवि कितनी 15% था अंतर, वहां तो 10% है। तो लोकसभा अगर विधानसभा देखें, अगर विधानसभा में 10% का फर्क है और लोकसभा में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कभी भी 38 के नीचे नहीं आया। अगर आप देखें 2019 में तो 40% वोट बैंक था, ठीक है सर। फिर 38 था, तो मुझे लग रहा है 5% के गेन की लड़ाई है। बंगाल में 5% में बराबरी पर आ जाएगी। लड़ाई है, खेल हो जाएगी। सर बंगाल खतरे की घंटी ममता जी के लिए अगले साल इलेक्शन बंगाल में। देखिए, हर चुनाव जो है इनकम्बेंट सरकार के लिए खतरे की घंटी होता है, कोई भी सरकार हो, लेकिन ये निर्भर करता है मुख्यमंत्री पर और सरकार पर कैसे उस खतरे की घंटी को अपने लिए हरी झंडी बदले। हेमंत सोरेन के लिए भी खतरे की घंटी थी, लेकिन उन्होंने हरी झंडी बदल लिया। अरविंद केजरीवाल नहीं बदल पाए, उन्होंने कोशिश तो बहुत की। ममता बनर्जी के लिए हर चुनाव में कहा जाता है कि इस बार गई और इस बार वो ज्यादा ताकत से आ जाती है। 3 बार हो गए, 3 बार तो ऐसा हो चुका है। उसका कारण है ममता बनर्जी का जो कनेक्ट है लोगों से, वो बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल का कनेक्ट टूट गया था। अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने लगे थे, जो सबसे बड़ी उनकी यूएसपी थी एक साधारण आदमी की, वो उन्होंने वही उनके लिए नुकसानदेह हुई। ममता बनर्जी के साथ ये है कि जो उनकी यूएसपी है वो उसमें कोई चोट नहीं पहुंची है। वो आम आदमी के साथ आज भी उसी तरह चप्पल पहन करके और दिल्ली से तुलना सीधी करना अभी इसलिए जल्दबाजी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप थे वो ममता बनर्जी पर आरोप सर आज सर बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था, लेकिन एक बड़ी मजेदार खबर थी, छूट गई, आप भी कहेंगे इसकी बात नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक दिन यही भाजपा वाले लालू यादव को भारत रत्न देंगे। सर बात तो मजेदार है, इस पर कल बात करते हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।